नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। हम लोग पढ़ेंगे आज शब्द विचार। शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाए, शब्दों को कैसे लिखा जाए, शब्दों को कैसे पढ़ा जाए, इन सब तरीकों को हम लोग कहते हैं शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार में हम लोग देखिए, पहली बात शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों का सार्थक योग। सार्थक मतलब एक सुव्यवस्थित क्रम। ठीक है, वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ण ये लिखा है, एक वर्ण ये लिखा है और एक वर्ण ये लिखा है। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं कमल, तो ये क्या हो गया, एक सार्थक, ये हो गया शब्द। जैसे कि ये का मा ये लिखा हुआ है, तो ला पहले कर लो, का बाद में कर लो और माँ पहले ये बाद में कर दो, तो लकम। तो ये सार्थक नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, ये सार्थक नहीं हुआ। तो जो वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब आ से लेके ज्ञा तक जो वर्ण होते हैं और भी बीच में होते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं, उनका सार्थक यानी सुव्यवस्थित क्रम ही क्या, उनका जो योग होता है, वर्णों का सार्थक योग जो होता है वही कहलाता है शब्द। वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है भाई, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द उत्पत्ति जो स्रोत है ना, उसके आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, तो शब्द उत्पत्ति स्रोत के आधार पर कितने भेद होते हैं, 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, और वही अगर बात करें व्युत्पत्ति और संरचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द के, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो सार्थक और निरर्थक। सार्थक में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं भाई, देखिए निरर्थक तो पढ़ते नहीं है। सार्थक पढ़ते से आता है विलोम, ठीक है, पर्यायवाची, अनेकार्थी या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब सार्थक में पढ़ते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्या है, वाक्य के शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, रूपांतर के आधार पर या विकारी के आधार पर कितने शब्द के भेद होते हैं, 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है विकारी, एक होता है दोस्तों अविकारी होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं तत्सम। तो तत्सम क्या होता है, देखिए तत्सम क्या होता है कि ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछा भी गया था शायद जूनियर असिस्टेंट में 2016 वाले में। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। क्या, तत्सम कहलाते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो डायरेक्टली अगर प्रयोग कर लिए जाए हिंदी में, हिंदी भाषा में, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं तत्सम। जैसे अमूल्य, ठीक है, अर्ची, धनिका, पाशिका मतलब फांसी होता है। ठीक है, धनिका मतलब धनिया होता है और अर्ची मतलब आँच होती है, अमूल्य का मतलब जानते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपके जो है संस्कृत के शब्द हैं और वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, तत्सम होता है। तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। देखिए तत्सम तद्भव पेपर में आपसे जरूर पूछा जाता है, तो आप लोगों को लिस्ट में बना के दे दूंगा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखते तद्भव। तद्भव क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत के हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में। जो वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। मतलब संस्कृत के धीमे धीमे रूप जो है बदल गए हैं और उनको अब हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं तद्भव। वो क्या कहलाते हैं भाई, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अनाज, अनाज का मतलब अन्न हो गया, आसरा, आसरा का मतलब आश्रय। ठीक है, ये तद्भव हो गया ना, ये तद्भव, ये तत्सम है। आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब क्या होता है भाई, आपका मतलब क्या होता है, आत्मा, आत्मा। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो संस्कृत के शब्द थे उनमें धीमे धीरे बदलाव आया है। तो बदलाव आने के बाद जो हम लोग प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं तद्भव। ये परिभाषा दोस्तों याद रखिएगा, ये परिभाषा देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। संस्कृत देखिए इसमें भी आया है और संस्कृत इसमें भी आया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत के वे शब्द जो धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं तो वो होते हैं तद्भव, और संस्कृत के वे शब्द जो बिल्कुल भी बदले नहीं है, ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वो होते हैं तत्सम। ठीक है, चलिए
नोट देखिए, तत्सम और तद्भव कैसे पहचानते हैं, कुछ पॉइंट जो लिखे यहाँ पर लिखे मैंने उनको गौर कर लीजिए। देखो, जैसे संयुक्ताक्षर से बने शब्द जो है अधिकांश तत्सम होते हैं, जैसे कि ये छ, त्र, ठीक है, और स्त्रा और ज्ञा। तो ये देखिए, ये जो होते हैं ना, ये संयुक्त अक्षर हैं। इनसे अगर शब्द बनता है या फिर इस शब्दों के बीच में कहीं पर भी लगे होते हैं तो वो शब्द हो जाता है आपका क्या, वो हो जाता है शब्द आपका तत्सम। जैसे यहाँ पे देखिए प्रथम लिखा हुआ है, ठीक है, अक्षी लिखा हुआ है, ऊष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ऊष्ट लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ है, संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्द हों, ठीक है। वो क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं वो, जैसे कि ये देखो, ये संयुक्त अक्षर है, ये एक संयुक्त अक्षर है। तो इसमें मतलब क्या होता है कि बाकी ये जो मुझे बताए छा, त्रा, स्रा और क्या, इनसे बने शब्द जो है अधिकतर क्या होते हैं, वो तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं, ठीक है। वही अगर देखो, अनुनासिक के प्रयोग से बना, अनुनासिक के प्रयोग से बना शब्द कभी भी तत्सम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल 100% है। मतलब देखो, ये होता है अनुस्वार, ये क्या होता है, अनुस्वार होता है। जैसे कि लिखा हो अंग, तो ये क्या है, ये एक अनुस्वार है। लेकिन लिखा हो चांद, चांद, तो ये ये ऊपर आप देख रहे हो, ये होता है अनुनासिक। तो अनुनासिक देखिए, ये होता है तत्सम, ये होता है तत्सम, और तत्सम का तद्भव होता है ये चंद्रबिंदु। तो चंद्रबिंदु से अगर बना कोई शब्द है तो वो कभी भी तत्सम नहीं होता है, वो क्या होता है, हमेशा तद्भव होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर देखिए, ये देखिए उच्छिप व्यंजन जो होता है उच्छिप व्यंजन, देखो ये अगर ये और ये अगर शब्दों के कभी किसी भी बीच में मिल जाएं, कहीं पर भी मिले, ठीक है, तो वो शब्द जो है तत्सम नहीं होगा, क्योंकि ये बाद में शब्द आए हैं, ठीक है। ये उच्छिप है, ये बाद में शब्द आए, पहले ये अक्षर नहीं थे, पहले ये वर्ण नहीं थे, ठीक है। तो इनसे बना शब्द कभी भी तद्भव, सॉरी, कभी भी तत्सम नहीं होगा। ये जब ये मतलब गौर करने वाली बातें हैं, ठीक है। फिर देखिए री से, ये जो री है ना, ये स्वर वाला री, तो इससे बनने वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम ही होते हैं, लगभग तत्सम ही होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। कृपा, ठीक है, कृपया होगा। और देखो, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये देखो श्रृंगार देख लो, ये तत्सम हो गया। तो मतलब जो ये जो ऋषि री है, ऋषि वाला री जो स्वर होता है, उससे बनने वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं, ठीक। देखिए देशज, देशज क्या होता है, मतलब इनका कोई उत्पत्ति का हमें पता नहीं है कि कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, बस इनका प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द होते हैं देशज। जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान नहीं होता है, वे किस भाषा से लिए गए हैं, उनको जो है देशज कहते हैं। मतलब जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और हमें ज्ञान नहीं है कि आखिर ये किस भाषा से लिए गए हैं, तो वो होते हैं देशज। जैसे कि तेंदुआ हो गया, खिड़की, लोटा, डिब्बा, खुरपा, गड़बड़, ठीक है। मतलब क्षेत्रीय भाषा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, गांव वाली भाषा में जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो होते हैं देशज। आप ऐसे मान सकते हैं। आपके सामने देखिए कठिन क्वेश्चन कर देगा, ये ऑप्शन में होगा खिड़की, ठीक है, तरबूज, खिड़की हो गया, और आपका ये चाकू हो गया, औरत हो गया, चम्मच हो गया। पूछेगा इसमें से देशज कौन है, तो आपको लगाना है खिड़की। इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आता है। मैं ये भी आपको बताते चलता हूँ कि भैया किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। विदेशी शब्द या विदेशी शब्द, तो हिंदी और संस्कृत के शब्दों को छोड़कर जो भी अन्य भाषा से शब्द लिए गए हैं उनको बोलते हैं विदेशी शब्द या विदेशज। अच्छा, हिंदी को इसलिए छोड़कर क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की ही प्रमुख भाषा है। हालांकि हिंदी जो है वो अन्य देशों की भी भाषा है, इसलिए आप सोचें कि सर वहाँ तो हिंदी से भी शब्द लिए जा सकते हैं, क्योंकि अन्य देशों की भाषा है। जैसे पाकिस्तान में हिंदी बोली जाती है, मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी का जो उदय है वो आप कह सकते हैं कि भारत से ही हुआ है। इसलिए हिंदी और संस्कृत के शब्दों को छोड़कर अन्य भाषा से लिए गए शब्द जो होते हैं वो होते हैं विदेशज या देशज। जैसे अंग्रेजी हो गया, अरबी, फारसी, तुर्की, ये सब क्या है, ये सब विदेशी शब्द हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जैसे कि अंग्रेजी हो गया, कलेक्टर हो गया, और कमेटी हो गया, कोर्ट, टिकट, नोटिस, रेल, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं, ठीक है। ये क्या है, विदेशी शब्द हैं। अच्छा, विदेशी शब्द में कुछ शब्द आते हैं जैसे तुर्की। अब आपसे पूछता है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, तो यहाँ पर ट्रिक के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ट्रिक के साथ कि तुर्की शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देख लीजिए, देखिए ये एक ट्रिक है। तुर्की में एक कुली रहता था, ठीक है, जिसका नाम चकमक था। तुर्की में एक कुली रहता था जिसका नाम चकमक था, ठीक है। ऐसे देखो, तुर्की में एक कुली रहता था जिसका नाम चकमक था। वह उर्दू बोलता था, ठीक है,
और चम्मच से खाता था, चम्मच से खाता था। वह रोज गलीचा नामक एक सराय में कुर्ता पहनकर ताश खेलने जाया करता था। उसके पास एक खच्चर था जो उज्वक था, पर गनीमत थी कि चकमक बहादुर था, क्योंकि वह रोज योगासन करता था। चाकू कैंची का इस्तेमाल तोप की तरह करता था। उसके चेचक हो गया और वह मरकर लाश बन गया। तो देखो इतने सारे जो शब्द हैं ये आप देख सकते हैं कि तुर्की के हैं, जैसे कुली, चकमक, उर्दू, चम्मच, गलीचा, सराय, कुर्ता, ताश, खच्चर, उज्वक, गनीमत, चकमक, बहादुर, योगासन और चाकू। ठीक है, और ये कैंची, तोप हो गया, चेचक और लाश, ये इतने सारे शब्द जो हैं ये तुर्की के हैं। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बना दी। तो आप ट्रिक को ध्यान रखेंगे तो आपसे तुर्की के शब्द की जो ट्रिक है ना वो ध्यान रखेंगे तो आपके तुर्की शब्द वाले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं पुर्तगाली शब्द कि पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं। इसकी भी ट्रिक है। देखो, पुर्तगाल में एक पादरी रहता था जो संतरा, काजू, गोभी, अनानास बेचता था। वह इस्पात की आलपिन से फीते से नापकर बाल्टी बनाने का मिस्त्री भी था। एक दिन उसकी स्त्री नीलाम हो गई, जिससे वह दुखी होकर गोदाम के कमरे में जाकर बैठ गया। ठीक है, और जहां उसे एक अलमारी से बियर की बोतल निकाली और पीकर सो गया। तो ये इतने सारे जो होते हैं ये पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, पादरी हो गया, पादरी, संतरा, काजू, गोभी, अनानास, इस्पात, आलपिन, फीता, बाल्टी, मिस्त्री, और ये नीलाम, और गोदाम, कमरा, अलमारी। ठीक है, और बोतल। तो बोतल, इतने सारे जो हैं शब्द ये पुर्तगाली शब्द हैं। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा ट्रिक के साथ, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, देखो अब देखते हैं अरबी शब्द देखते हैं। अरबी शब्द कौन कौन से देखो, जैसे भारत में एक अरबी महल था। भारत के एक अरबी महल में एक औरत रहती थी जिसका पति हलवाई था और अरब का रहने वाला था। वह हलवाई का हाथ बटाने के लिए एक कढ़ाई साफ किया करती थी। वह हलवाई का हाथ बटाने के लिए कढ़ाई साफ कर दिया करती थी। फिर एक हाल में बैठकर किताबें पढ़ा करती थी, जिससे उसका एसएससी का नहीं, यहाँ तो नहीं है, जिसका ये इम्तिहान, एसएससी की इम्तिहान जो है निकल गया, पर पति को एतराज़ था इससे। ठीक है, इसलिए औरत सीधे ने अदालत में मुकदमा कर दिया, जहाँ एक ही तारीख में उसकी सिफारिश हो गई और उसने ज्वाइन कर लिया, उसको तनख्वाह मिलने लगी। ठीक है, तब देखो इतने सारे देखो यहाँ पे आते हैं, महल, औरत, हलवाई, कढ़ाई, हाल, किताब, इम्तिहान, एतराज़, अदालत, मुकदमा, तारीख, सिफारिश, तनख्वाह। ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये सब है अरबी शब्द। ठीक है, तो आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। देखो फारसी शब्द देखो, इसकी भी ट्रिक है। फारस के एक गांव में एक आदमी था। वह उस गांव के मुखिया का उम्मीदवार था। वह बहुत चापलूस था, सभी से अर्जी लगाता था कि उसे वोट दें। ठीक है, वह आंखों पर चश्मा और कमर पर चाकू लगाए रहता था। देखिए, चाकू तुर्की भाषा में भी है, इसमें भी आता है। उसके व्यक्तित्व में एक दाग था। वह अपने मजहब को नहीं मानता था, ना ही रोज़ा रखता था। अपनी ज़रूरतों और खर्चों को पूरा करने के लिए गुलाबों की एक दुकान चलाता था। ठीक है, ये एक ट्रिक है फारसी शब्दों की। देखिए कौन कौन से, देखिए आदमी, उम्मीदवार, चापलूस, अर्जी, चश्मा, कमर, चाकू, दाग, मजहब, रोज़ा, ज़रूरत, खर्च, गुलाब, दुकान। ये सब क्या है? ये सब अरबी भाषा, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। चाकू तुर्की भाषा में भी आता है। ठीक है, संकर शब्द देखिए क्या होता है। संकर शब्द देखिए, संकर शब्द वो होता है कि दो अन्य भाषाओं से मिलकर बना हुआ नया शब्द संकर शब्द कहलाता है। कैसे? दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाए तो संकर शब्द होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है अग्निबोट। अग्नि हिंदी का शब्द है और बोट अंग्रेजी का शब्द है। बम ब्लास्ट, बम तो एक अलग शब्द है और ब्लास्ट एक अलग शब्द है। रेलगाड़ी, रेल हिंदी का शब्द है, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है। तो रेलगाड़ी, तो दो भाषाओं से मिलके जो शब्द बनता है ना उसको बोलते हैं संकर शब्द। क्या बोलते हैं उसको? संकर शब्द बोलते हैं।
देखिए अब देखते हैं व्युत्पत्ति, रचना व बनावट के आधार पर जो है शब्दों के भेद देखते हैं क्या है। एक तो है रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसमें देखो शब्द संरचना के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है। एक होता है आपका ये संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनका आप इस्तेमाल करके नया शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि जो रूढ़ शब्द होता है, रूढ़ मतलब जिद्दी शब्द, कैसे, इनमें अन्य किसी शब्दों का योग नहीं होता है। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होते हैं। जैसे नल हो गया, दिन हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, आम हो गया। मतलब इनमें ना तो आप संधि कर सकते हो। अब भाई नल है, नल में आप संधि विच्छेद करिए, क्या होता है, ना धन ला, तो भाई ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। जैसे दिन है, दी न, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है, ना तो इसमें संधि है, ना इसमें कोई उपसर्ग। भाई इसमें बताओ कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, समास का कौन सा उदाहरण है भाई ये संधि का कौन सा उदाहरण है। तो जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनमें जो रूढ़ शब्द होता है इनका इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रूढ़ शब्द होता है, इसमें ना तो समास होता है, ना ही संधि होती है, ना ही उपसर्ग होता है, ना ही प्रत्यय होता है। जैसे हाथ में आप कौन सा प्रत्यय लगा देंगे। ठीक है भाई, उपसर्ग प्रत्यय जब जो भी हो, उपसर्ग प्रत्यय, समास, संधि कुछ भी हो, मैंने बताया कि आपको एक भाई दो पार्ट में बट जाएगा, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, दो पार्ट में तो बांटेंगे ना आप। तो कम से कम एक पार्ट जो निकालेंगे, कम से कम एक पार्ट तो आपका 100% सार्थक वाला होना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलता हो, तब तो बात है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जिसमें किसी भी तरीके का ना तो संधि होती है, ना तो समास होता है, ना तो उपसर्ग होता है, ना तो प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ये सामने आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक, यौगिक शब्द क्या होता है। यौगिक शब्द देखो, इसमें क्या होता है, जो संधि समास के जो उपसर्ग प्रत्यय जो होते हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं भैया यौगिक शब्द। ठीक है, इसमें क्या है कि दो रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया जाता है। दो रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया जाए तो वे यौगिक शब्द बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं भाई, देखिए, छात्रावास यानी छात्र और आवास, ये संधि हो गई ना, ये संधि हो गई। छात्रावास, इससे पुस्तकालय, पुस्तक आलय, तो पुस्तकालय। ठीक है, तो पुस्तकालय हो गया, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। तो जो संधि के जो एग्जाम्पल या समास के एग्जाम्पल या उपसर्ग प्रत्यय होते हैं तो वो किस में आते हैं, यौगिक शब्द में आते हैं। ठीक है, छात्रावास हो गया, पुस्तकालय हो गया। एक होता है आपका योग ऋण। तो योग ऋण में क्या होता है कि दो शब्द मिलते हैं और उनका एक अलग ही अर्थ निकलता है। मतलब दो शब्द मिल जाते हैं, उनका एक अलग ही अर्थ निकलता है, उसका फिर कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखिए ऊपर वाले में क्या है कि यौगिक शब्द में मैंने बताया कि समास के उदाहरण होते हैं, लेकिन इसमें जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास को छोड़कर, क्योंकि बहुब्रीहि समास के लगभग सारे के सारे किसमें आते हैं, योग रूढ़ में आते हैं। क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दो पद होते हैं और दो पद को जो मिलाते हैं तो उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कहाँ गया मार्कर, यहाँ पे, दो रूढ़ शब्दों से बनते हैं। ठीक है, दो रूढ़ शब्दों से बनते हैं ये, और तीसरा अर्थ निकलता है भाई। जैसे गजानन, तो गज माने हाथी होता है, आनंद माने मुख होता है। तो क्या हो गया, हाथी का मुख कैसे होता है, गणेश जी का, अर्थात गणेश जी हो गए। क्या हो गए, गणेश जी। मतलब गज और आनंद, तो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बनता है। तो गज माने क्या हो गया, गज माने हो गया हाथी, आनंद मतलब मुख, तो हाथी के मुख के समान कौन होगा, गणेश। तो यहाँ पे दो रूढ़ शब्द मिले हैं और एक नया अर्थ निकल के आ रहा है। जैसे पंकज, ठीक है, पंकज आ रहा है, पंक माने कीचड़, जा माने कमल हो गया, तो पंक तो क्या हो गया, कमल हो गया, ऐसे ही। ठीक है, लंबोदर है ना, तो मतलब अलग अर्थ निकालने वाला होता है। अब देखते हैं रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। रूपांतर के आधार पर एक होता है विकारी दोस्तों, एक होता है अविकारी। ठीक है, देखो विकारी शब्द में क्या होता है कि लिंग, वचन, काल, कारक, ठीक है, के कारण जिन शब्दों के रूपों में विकास या परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन, यहाँ पे विकार लिखो, विकार या परिवर्तन होता है, वे शब्द कहलाते हैं विकारी। जैसे तुम, वह, बालक। देखिए चार चीजें हैं यहाँ पर, लिंग, वचन, काल, कारक। हम लोग इसका अभी आगे पढ़ेंगे, लिंग, वचन, काल, कारक सब पढ़ेंगे हम लोग क्रम के हिसाब से चल रहे हैं, क्रम के हिसाब से। ठीक है, तो जिससे विकारी शब्द है, तो कोई विकारी शब्द होगा तो उसमें हम लोग लिंग या वचन या काल या कारक के अनुसार हम लोग उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और जिस शब्द में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वो होते हैं अविकारी। वो होते हैं अविकारी या अव्यय बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है तुम, तो तुम का मतलब क्या हो जाएगा, तुम का वचन बदल दो। ठीक है, तुम लोग हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो ऐसे
एक मिनट, ऐसे समझो, जैसे बालिका, ये बालक है ना, ये क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा, ठीक है। वह के वे हो जाएंगे, ठीक है। तुम क्या क्या हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, ठीक है, या तुम लोग ही हो जाएगा, तुम लोग ही करे जाएंगे, ठीक, तुम लोग। तो ये क्या हो रहा है कि लिंग वचन काल कारक के अनुसार जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब देखते हैं विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। विकारी शब्द के होते हैं 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कल हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम जो है विकारी शब्द का एक भेद होता है, और अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, जिन शब्दों में, कहाँ गया, जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार, लिंग वचन यहाँ पे लिखो काल और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी होते हैं। अविकारी शब्दों को अव्ययी भी कहा जाता है, जैसे आगे, पीछे। अब पीछे को आप कहते हैं कि सर ये पीछा लिखा हुआ है, पीछा करना लिखा हुआ, तो पीछा भैया देखो बताओ इसमें कौन सा आपने लिंग लगा दिया, कौन सा वचन, कौन सा काल, कौन सा कारक लगा दिया। तो इन चार चीज़ों के अनुसार ही आप इसमें परिवर्तन करेंगे, तभी वो अविकारी होगा, और परिवर्तन नहीं होता शब्दों में तो वो अविकारी हो जाता है। तो इसके भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिए क्रिया जो होता है, क्रिया जो पार्ट है वो एक है विकारी शब्द का पार्ट, और क्रिया विशेषण जो पार्ट होता है वो होता है आपका अविकारी शब्द का पार्ट। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है विशेषण, विशेषण आपका जो है वो विकारी शब्द है, और क्रिया विशेषण जो है वो आपका अविकारी शब्द है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिया विशेषण, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक। तो कल हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम। एक ही क्लास में इसको समाप्त करेंगे। बाकी यहाँ पर किसी चीज़ को लेके डाउट है तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथियों के साथ वीडियो को खूब शेयर किया करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में।